नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के साथ। तो आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंजलि कार्की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टेलीकम्युनिकेशन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज की इस विशेष सभा में हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर गोपाल दत्त सर। नमस्ते सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने रेडियो परिवार में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। तो आज की हमारी इस चर्चा का विषय है टेलीकम्युनिकेशन और हमारे जीवन में उसका प्रभाव। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं टेलीकम्युनिकेशन दिवस है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि टेलीकम्युनिकेशन का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। मुझे लगता है कि शायद ही आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में टेलीकम्युनिकेशन का प्रभाव ना हो। बहुत सारे प्रभाव अगर हम बात करें कि सकारात्मक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सारी चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन के बाद से आसान हो गई हैं, जिनके बारे में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो चीज़ें हम खुद आज मुझे लगता है प्रयोग में ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये मानव की उत्पत्ति है, उसके क्रिएशन का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, ये भी हमने इस चीज़ में देखा है। जब बात हो रही है टेलीकम्युनिकेशन दिवस पर, तो थोड़ा सा ये बताना भी आवश्यक है अपने श्रोताओं को कि टेलीकम्युनिकेशन दिवस जो मनाने की शुरुआत है, इसके पीछे क्या मोटो रहा होगा, ऐसा क्यों लोगों को लगा कि हमें टेलीकम्युनिकेशन जो है दिवस के रूप में एक मनाना चाहिए। इसका पूरा नाम अगर हम कहें तो इसका नाम है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। विश्व स्तर पर इसकी जो पहचान है वो इस रूप में है कि हम लोग टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से अपने जीवन में इन एप्लीकेशंस का कैसे इस्तेमाल करें, जिससे कि बेसिकली टेली जो वर्ड है उसका मतलब होता है एट अ डिस्टेंस, दूरी। तो हम दूर बात कैसे कर सकते हैं। जैसे हम एक कमरे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ ही सफिशिएंट है। जब हम और दूर बात करते हैं, आपने पहाड़ में देखा होगा, तो शायद मैंने इंटरव्यू से पहले भी आपसे पूछा था कि जब जोर से आवाज़ लगाना हो पहाड़ में, उसको क्या कहते हैं पहाड़ी भाषा में। वो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि इसी के परिप्रेक्ष्य में उसको कहते हैं, कुमाऊनी की परिप्रेक्ष्य में बात करूं, धाद लगाना। ठीक है, जोर से आवाज़ देना, दैट इज कॉल्ड धाद लगाना। अब उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसकी एक फिजिकल डिस्टेंस है, हम कहाँ तक आवाज़ अपनी पहुँचा सकते हैं। उस सीमा के बाद वो आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी, उतने में ही गूंज के समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब हम ये बात करें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना संप्रेषण, अपना कम्युनिकेशन दूर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तब हम बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की। सर, तो हम किस किस माध्यम से अपनी आवाज़ अपने लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? जी हाँ, जनरली जो हम लोग बात करते हैं कि हम दूर तक अपना संदेश कैसे पहुंचाएं, उसके दो माध्यम हैं। या तो है वायर के माध्यम से, उसको हम कहते हैं थ्रू वायर, और एक है बिना वायर के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं वायरलेस। कई बार आपने ये शब्द सुने होंगे, वायर्ड और वायरलेस। हाँ जी सर। तो चूंकि बड़ा टेक्निकल सा विषय है, तो मुझे लगता है कि हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। सीधे तौर पर बात करें कि अगर हम अपने संदेश को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। वायर मतलब तार के माध्यम से, थ्रू वायर, और या फिर वायरलेस बिना तार के। तो ये दो पॉपुलर मीडियम हैं। और उदाहरण की बात करें, देखिए हमारा मोबाइल है, ये बहुत सारी बातें करता है, दूर तक हमारे समाचार ले जाता है, दूर के समाचार यहाँ लाता है, मगर इसमें कोई वायर नहीं लगा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे पहले ज़माने में आपने घर में लैंडलाइन फ़ोन देखा होगा। तो अभी भी हैं बहुत सारे, हमारे ऑफिस में भी हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें तार लगा होता है। ये एग्जाम्पल हो गया तार के माध्यम से। सर, अगर हम बात करें कि इसके दुरुपयोग क्या है टेलीकम्युनिकेशन के, तो क्या क्या हो सकते हैं? टेली कम्युनिकेशन के दुरुपयोग बहुत सारे भी हो सकते हैं, बात की जा सकती है उस पर। मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग उनके इस्तेमाल करने के तरीके से पैदा होते हैं। क्योंकि जब भी कोई इनोवेशन होता है, कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, किसी चीज़ का ऐसे निर्माण किया जाता है, तो एट द टाइम उसका जो उद्देश्य है वो ये होता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को सरल और सहज बना सकें। हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या हमारी उत्पादकता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। मानव हमेशा अपने लिए सरलता ढूंढता है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह का सवाल कंप्यूटर के इस्तेमाल पर भी लोग पूछते हैं, और पूछना मुझे लगता है ज़रूरी भी है कि कंप्यूटर या इंटरनेट से हमारे जीवन में क्या क्या, हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां आ गई हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि कंप्यूटर या मोबाइल या इंटरनेट भी ऐसा ही
माहौल पैदा कर रहे हैं कि काफ़ी सारे सवाल लोग पूछते हैं कि भाई हमारे घर में मोबाइल को लेकर के बच्चों के और मम्मी के बीच में झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। तो ये बुराइयां टेली कम्युनिकेशन की नहीं हैं, ये बुराइयां हैं उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के तौर तरीकों की। जैसे बहुत पॉपुलरली हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, मैं तो लगता है कि हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए हैं। हमारा बिना टेक्नोलॉजी के शायद दिन गुजरना मुश्किल हो जाता है। हाँ। ऐसे समय में बात करें कि हम उससे फ़ायदा क्या ले रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए आज एक पॉपुलरली एक जो है मैं कह सकता हूँ कि लोग कोट करते हैं कि अब दुनिया जो है मुट्ठी में है। तो अमूमन दुनिया मुट्ठी में नहीं भी है तो दुनिया जेब में है। हाँ। जब आप चाहें गूगल बाबा से जो मर्जी आप पूछ लीजिए, जो आप अच्छा सीखना चाहते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने इंटरनेट से अपनी कैपेसिटी में बहुत सारा जो है बदलाव किया, उनको सकारात्मक रूप से उसका फ़ायदा मिला। तो ऐसे बहुत सारे वृतांत, बहुत सारे समाचार हमारे पास आप लोगों तक भी पहुंचते होंगे कि इस तरह की जो घटना है, ये खराब चीज़ उसने इंटरनेट से सीखी, या इसको एक शब्द में कहें तो टेलीकम्युनिकेशन जो आप वर्ड कह रही हैं, ये बड़ा ब्रॉडर वर्ड है। हाँ। आज के समय में अगर हम इसकी और तह तक जाएं तो इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, वो सारा का सारा इसमें समाहित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब भी एक तरीके से है कि सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो सब इसमें शामिल है। तो समाज पर इसके बुराई क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है? बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को आते हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को फ्रॉड कॉल्स आते हैं, और फ़ोन करने वाला व्यक्ति जिस आदमी को फ़ोन करता है या जिस व्यक्ति को फ़ोन करता है उसके बारे में अमूमन बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास है। ये भी एक सवाल आता है कि ऐसे फ्रॉड कॉल करने वाले लोगों के पास ये फ़ोन नंबर कहाँ से आ रहे हैं, इतनी सारी जानकारियाँ किसी व्यक्ति के पास कैसे हैं। तो अगर कोई इनके झांसे में आ जाता है तो कई बार हम समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर टेलीविज़न में जो समाचार आते हैं उसके माध्यम से देखते हैं कि लोग बहुत सारा जो है अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इसी तरीके का एक बहुत बड़ा नेटवर्क कह सकते हैं चल रहा है, वो ठगी का चल रहा है। हाँ। लोग फाइनेंशियल लाभ के लिए, गेन के लिए वायरसेस को करते हैं, और आपके जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं उनके साथ चोरी करते हैं, अपने बैंक से रिलेटेड जो आप इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करने का प्रयास करते हैं। आपकी जो नेटवर्क है या आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, जो आपकी सूचनाएं हैं उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके सर्वर्स को टारगेट करते हैं। ये सब चीज़ें इसके दुष्प्रभाव में, या जो खराब बातें आप कह रही हैं, इन सब चीज़ों पर आता है। सर, तो इसके अंदर जो आजकल हमारा चल रहा है इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉलिंग, क्या ये भी आता है? हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉलिंग के बजाय इसको आप ऑनलाइन कॉलिंग कहें तो मुझे लगता है ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि ख़राब फ़ोन सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं आते हैं, नेशनल भी आते हैं। Yes. बहुत सारे लोगों को फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। फ़ोन करने वाला व्यक्ति, पहले क्या था, फ़ोन करने का जो तौर तरीका था वो प्लेन कॉलिंग था, जिस तरीके से मोबाइल पे कॉल आते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो हमारे ठग हैं वो बड़े होशियार हो गए हैं। अब वो प्लेन कॉल करने के बजाय वो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। हाँ। कई बार जब मैंने उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, ये समझ में आया कि उसकी प्राइमरी स्टडी करने के बाद से कि जो सिंपल मोबाइल में फ़ोन कॉल आता है वो कई बार आपका ट्रेस हो जाता है। तो बजाय कि आप ट्रेस ना हो पाए आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप पर आप कहीं से फ़ोन कर सकते हैं, उसके लिए फ़िजिकल जो है सीमाएं नहीं हैं, तो वो कहीं से फ़ोन कर लेते हैं। और उसके माध्यम से कई बार ये समझ में आता है कि जब आप फ़ोन उठाते हैं तो फ़ोन उठाते ही सामने की तरफ से आपके जो है भद्दी तस्वीरें आती हैं। तो ये भी एक हमारे यूजर्स के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए जानने का विषय है कि आप इस तरह के अननोन फ़ोन ना उठाएं। जिन नंबरों को आप नहीं जानते हैं कभी भी उस तरह के फ़ोन कॉल रिसीव ना करें। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके फ़ोन उठाने से और फ़ोन काटने के बीच में जितना समय होगा इतनी देर में वो आपका जो है क्लिप कैप्चर कर लेगा। और ऐसे बहुत सारी जो है न्यूज़ आती हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि आपके साथ जो है फ़ोन किया गया और फ़ोन करने के बाद से सामने की तरफ से गंदी तस्वीरें भेजी गई, और गंदी तस्वीरें भेजने से आपका जो है क्लिप बना लिया, फिर उसके एवज में आपसे पैसे मांगे गए। तो ऐसे तमाम तरह की जो है आप अगर इंटरनेट पर खोजेंगे इस तरह की घटनाएं अलग अलग समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बचाव का तरीका यही हो सकता है कि हम अपने श्रोताओं को, अपने यूजर्स को, अपने नागरिकों को ज़्यादा सक्षम बनाएं, उनको ज़्यादा अवेयर बनाएं। हाँ।
ये एक मजबूत माध्यम हो सकता है। सर, इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ, अगर हमें इस चीज की कंप्लेन करनी है या रिपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का जो ठगी का बाजार है, जहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, यूँ मैं दुर्घटना ही कह सकता हूँ उसे, या कुछ खराब लोगों का जो समूह है वो नागरिकों के साथ ठगी करता है, मैं ये मानता हूँ कि हमें इसकी बहुत स्ट्रांगली जो है रिपोर्ट करनी चाहिए। सरकार भी बड़े पैमाने पर इस पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि अलग अलग तरीक़ों से जन जागरूकता के अभियान शुरू किए जाएँ, लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको ये बताया जाए कि किस किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ठगी हो सकती है, टेलीकम्युनिकेशन में आपको अपना बचाव कैसे किया जा सकता है। हम लोगों ने मोबाइल तो इस्तेमाल करना सीखा, लेकिन हमने मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए कभी ट्रेनिंग नहीं ली, है ना। इसको हमने हिट एंड ट्रायल किया, जहाँ जहाँ क्लिक करा काम हो गया तो हमें समझ आ गया ऐसा हो गया करके। तो कुछ बेसिक बातें हैं कि जैसे इंटरनेट यूज करने के दौरान आपको क्या काम करना चाहिए, आपको इंटरनेट पर जब आप सर्फिंग करते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको इस बात का जरूर ध्यान होना चाहिए कि इंटरनेट पर सारी सूचनाएं सच नहीं हैं। मैं अपने श्रोताओं से ये कहूँगा कि जब भी आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आप इस बात का जरूर अपने दिमाग में ध्यान रखें। आपको इतना अनुभव होना चाहिए, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनेट पर अवेलेबल हर कोई सूचना एकदम सच है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा बाजार है जिसमें दो तरह के यूजर्स अवेलेबल हैं। एक जो उस डेटा को यूज करता है, वो डेटा क्रिएट नहीं करता। एक कैटेगरी ऑफ यूजर्स ऐसा है जो डेटा क्रिएट करता है, इंटरनेट पे डेटा शेयर करता है, भेजता है। तो जो डेटा भेज रहा है वो हो सकता है बिजनेस इंस्पायर्ड हो, उसका अपना उसमें कुछ लाभ हो, तो इसलिए ये भी समझ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने पूछा सरकार इस पर क्या कर रही है। अलग अलग सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, साइबर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो स्कूली करिकुलम में हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के जो है संस्थाओं के माध्यम से हो, या समाज के विभिन्न वर्गों के माध्यम से हो, ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो, सरकार का ये प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा सक्षम बनाया जाए साइबर शिक्षा की तरफ। उनको साइबर शिक्षा में ज़्यादा सक्षम बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि इस तरह का ठगी का बाजार कम होगा। तो साइबर शिक्षा हमें क्या सक्षम बनाती है कि हमें मोबाइल कैसे चलाना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे किया जा सकता है कि वो सेफ हो, है ना, इंटरनेट पर आप कैसे अपना व्यवहार रखें। मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग बड़ी असंयमित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी खराब बात है ना, ये अच्छी बात। और मैं ये भी देखता हूँ कि ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं हो रही जो कम पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग। और एक नई चीज इससे निकल कर आती है, कई बार मैं देखता हूँ, उसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि पहचान की चोरी। किसी का, व्यक्ति का कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, किसी के नाम से चल रहा है, सच में अगर उसकी पड़ताल की जाए वो व्यक्ति है ही नहीं, वो किसी और के नाम से कोई और अकाउंट चला रहा है, उसको जो है प्रोपोगेट कर रहा है। तो इन चीज़ों की समझ भी तो यूजर्स को पैदा करनी पड़ेगी। और आप भी ये कोशिश करें, एजुकेशनल संस्थाएं भी ये कोशिश करें कि हम किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को, इस स्कैंडल को ब्रेक करने में सक्षम हो पाएंगे। और मैं समझता हूँ हम तभी इस पर जीत हासिल कर पाएंगे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो टेलीकम्युनिकेशन हम जिसको कह रहे हैं, कि जब तक हम अपने लोगों को ज़्यादा अवेयर ना बनाएं, ज़्यादा शिक्षित ना बनाएं। सरकार ने एक साइबर क्राइम का एक पोर्टल बनाया है। अगर किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो उसका मैं आपको नाम बता दूं अपने श्रोताओं के लिए। उसका नाम है cybercrime.gov.in। ये वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। वो हिंदी में भी है, वो अंग्रेजी में भी है, वो अन्य भाषाओं में भी है। वहाँ पर आपको ये भी गाइड मिलेगा कि आप किस तरीके से अपनी, अगर बाय द वे दुर्घटनावश आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, उसकी कंप्लेन कैसे रजिस्टर करें। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने साथ जो साइबर के माध्यम से ठगी होती है या धोखाधड़ी हुई है आपके साथ, वो उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। उसका नंबर भी आपको मिलेगा, कंप्लेंट नंबर, ताकि आने वाले समय में आप उसको ट्रेस भी कर पाएं। तो मैं तो ये शुभकामनाएं दूंगा कि आप साइबर क्राइम की यहाँ तक न पहुंचे, उसको रजिस्टर करना पड़े, आप ज़्यादा अवेयर बने, आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी ना हो। लेकिन फिर भी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपना बचाव करें। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि गलती इंसान की है या टेक्नोलॉजी की? देखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में तो ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी पर्सन न्यूट्रल होती है। अब
आप उसको समझते हैं। हाँ। पर्सन न्यूट्रल का मतलब यह है कि वो ये नहीं जानती कि ये वाला काम कौन से आदमी का है, ठीक है। हाँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी की गलती है कि वो चोरी करवा रहा है। हाँ। ये मानव के मन की उपज है, व्यभिचार हैं, उनके मूल्यों की कमी है कि हम उस टेक्नोलॉजी से, जिससे बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। देखिए ऑनलाइन पेमेंट कितना आसान है आज, हाँ। है ना। आप देखिए, आपके बहुत सारे परिजन हो सकते हैं बाहर नौकरी कर रहे हों, मम्मी को बच्चे की याद आ गई, आप वीडियो कॉल में उससे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। आप दूर बैठे हैं, आप किसी कंपनी के ओनर हैं, आपकी 10 कंपनी अलग अलग लोकेशन पे काम कर रही हैं, आप एक जगह बैठ के सबको मॉनिटर कर सकते हैं, सबको एडमिनिस्ट्रेशन का काम एक जगह से, एक लोकेशन से कर सकते हैं। लेकिन हमने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है ये मानव तय करता है। उसने इस तरीके का प्लान तय कर दिया है कि वो उससे अच्छा करेगा तो अच्छा होगा। देखिए जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के संस्थान हैं हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए वो सब ऑनलाइन माध्यम से होती हैं। तो हम तो ऑनलाइन को एक बहुत बड़ा वरदान मानते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश और दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा का एक बहुत बड़ा बोलबाला है और उसका लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। तो मैं ये बात मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी पक्षपात नहीं करती। टेक्नोलॉजी को जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अपने निहित स्वार्थों के लिए उसका बेजा इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, तो शायद तब इस तरह की दुर्घटनाएं निकल कर आती हैं। अगर सर कहें कि इसके एडवांटेजेस की, तो कोविड के टाइम पे इसने सबसे ज़्यादा हमारी मदद करी। बिल्कुल, जब हम कहीं जा नहीं सकते थे, घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो उस दौर में भी हमने देखा कि हमने टेक्नोलॉजी का जो सही एप्लीकेशन है किस तरीके से इस्तेमाल करा। और बहुत सारे लोगों ने, जिनको नहीं आता था, उन्होंने भी सीखा। मैं कई सारे ऐसे स्कूल टीचर्स से मिला कि जिन्होंने इससे पहले कभी भी ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग लर्निंग जैसा कुछ सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, लेकिन उनने बहुत अच्छा कमांड किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसमें से बहुत सारे जो है मेल और फीमेल टीचर्स हायर एज ग्रुप में हैं। मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जो अगले पड़ाव में हैं उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को सीखना थोड़ा सा जटिल होता है, ऐसा एक समाज की परिकल्पना है, परसेप्शन है। लेकिन उन्होंने इस परसेप्शन को भी ब्रेक डाउन किया और सीखा और अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ जी सर, कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना समय निकाला हमारे लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और प्यारी सी जानकारी दी। थैंक यू सर। शुक्रिया आप सभी लोगों को और धन्यवाद सभी श्रोताओं को। नमस्कार।